हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। आज जो हम डिस्कस करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। जैसे कि आपको पता है कि हम हायर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं और हायर एजुकेशन सिस्टम में एक टॉपिक आता है प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आने की संभावना रहते हैं। एक क्वेश्चन तो जनरली आता ही आता है, ठीक है, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का इवोल्यूशन इसमें बोला जाता है, पूछा जाता है कि कब हुआ, किसने किया, किस का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, किस तरह की यूनिवर्सिटी कब इन एग्जिस्टेंस में आई, पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, किस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके क्या रखा। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा आज। प्री इंडिपेंडेंस मतलब ये दो फेजेस में है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस में क्या क्या हमारे माइलस्टोन्स रहे एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें अगर, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पे अलग वीडियो बनेगी, हालांकि ये वीडियो भी थोड़ा लंबा खींच जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कोशिश करेंगे मोटा मोटा फैक्ट्स पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने की, ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द सांख्यन स्टडीज़ को आप जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है उसको लाइक करें और फॉलो करें। बात करें अगर प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम की, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। चाहे हम बात करें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन की, चाहे बात करें स्टूडेंट एनरोलमेंट की, हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बड़ा है। थर्ड लार्जेस्ट है स्टूडेंट एनरोलमेंट के हिसाब से, वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है स्टूडेंट एनरोलमेंट के हिसाब से। हर साल जो है स्टूडेंट कितने एनरोल होते हैं। अगर हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हालांकि हमने गुप्ता फेज पढ़ी, वैदिक काल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मुगल्स के टाइम पे क्या क्या था वो डिस्कस किया, लेकिन उतना जो डेवलपमेंट एजुकेशन के सेक्टर में थी उतना नहीं थी, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छे से ग्रो किया इंडिया में और काफ़ी बहुत डेवलपमेंट हुई एज विद द पासेज ऑफ टाइम। और इसका जो श्रेय जो जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को जाता है। जो ब्रिटेन से अंग्रेज आए थे उनको जाता है इसका क्रेडिट। उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, ठीक है, क्योंकि उनको ज़रूरत था मैन पावर का। उनकी लैंग्वेज को कोई समझ पाता, उनके काम करने को के तरीके को कोई समझ पाता, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो हैं, रूटीन वर्क्स जो हैं, ठीक है, क्लैरिकल जॉब्स जो हैं, उसको समझने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके एम्पायर को, उसके लिए उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, मैन पावर चाहिए थी। इसलिए उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम इंडिया में लोगों को एजुकेशन देंगे, कुछ एक लोगों को, चुनिंदा लोगों को, सबको नहीं, चुनिंदा लोगों को। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे विद द पासेज ऑफ टाइम जो है वो सब लोग जो है एजुकेशन लेने लगे और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट एजुकेशन के सेक्टर में हुआ। आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे चीज़ों को, फेजेस में कब कब क्या क्या हुआ, जो मेन मेन कंपोनेंट्स हैं प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के। सबसे पहले बात करें, चार्टर्ड एक्ट आया था 1813 में, 1813 में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जो था, अंग्रेज़ों का जब काल था, अंग्रेज़ों का टाइम था, यहाँ पे भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे, तो उस टाइम साइंटिफिक नॉलेज, लोगों को चीज़ों के बारे में पता हो, ज्ञान विज्ञान की बात पता हो, लॉजिकल एनालिसिस लोगों के अंदर हो, इस तरह का कुछ जो उनके एजुकेशन सिस्टम तैयार करना था, ठीक है, ताकि वो ब्रिटिश का जो एम्पायर था उसको अच्छे से संभाल सकें और उसको आगे एक्सपेंड कर सकें। द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड इन द कंट्री टू प्रीच देयर रिलीजन। जो क्रिश्चियन मिशनरी मतलब क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के जो लोग थे उनको अलाउ किया गया कि वो हिंदुस्तान में जो है, भारत में जो है, वो उनके धर्म का विस्तार करे, प्रसार करे। इन 1817 1817 में क्या हुआ, हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा। कैलकाटा में सबसे पहला हिंदू कॉलेज खुला 1817 में। फैक्ट आप लिख लेना, याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। विच लेटर बिकेम द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855 एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन 2010। जो सबसे पहला हिंदू कॉलेज कैलकाटा में खुला था 1817 में, वो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना 1855 में, और 2010 में जो है वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी को पहले क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो माइलस्टोन है, एल्फिंस्टोन रिपोर्ट 1823 में आई थी। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, इट रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर, स्कूल सुपरवाइजर्स एंड
ट्रेनिंग टू टीचर्स। क्या बोला इसने, इस रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया, ठीक है, इसने बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एग्जामिनेशन ऑफिसर हो जो पूरी डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करे, और स्कूल लेवल पे एक सुपरवाइजर हो जो पूरे स्कूल का सुपरवाइजर, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं या हेडमास्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड ट्रेनिंग टू टीचर, और टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने स्किल्स जो हैं उनको डेवलप कर सके और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। दूसरा, एलिफिंस्टोन जो इंस्टीट्यूट है, इट वाज सेटअप इन 1834 इन बॉम्बे, 1834 में। ये भी लिख लेना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब ये इंस्टीट्यूशन जो है वो खुला था और कहाँ खुला था। और विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि हायर एजुकेशन की फील्ड में एक अपने आप में एक मार्क है, मार्क स्टोन है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाला है सबसे पुराना कॉलेज है एलिफिंस्टोन्स इंस्टीट्यूशन या कॉलेज। फिर बात करें अगर तीसरा जो फेज आता है इसमें, मैकुलेज मिनट, इन 1835 में मैकुलेज मिनट में क्या था, इट सुजेस्टेड डिफ्यूजन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द कंट्री, कि इन हिंदुस्तान में, इंडिया में जो है वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, अंग्रेजी पढ़ाई जाए, ठीक है। However, these initiatives were mainly directed at elementary and secondary education. हालांकि ये जो इनिशिएटिव लिया गया वो एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे लिया गया, प्राइमरी लेवल पे ऐसा कोई काम नहीं था, ऐसा कोई रोल नहीं था कि इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लेवल पे कंपल्सरी की जाए। लॉर्ड मैकुले वांटेड टू बिल्ड एन एजुकेशन सिस्टम दैट वाज सेकुलर एंड साइंटिफिक। जो लॉर्ड मैकुले थे उनका क्या था मानना कि वो चाहते थे कि इंडिया में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जो सेकुलर हो, साइंटिफिक हो, लॉजिक्स के बेस पे काम करे, फ्री ऑफ एज ओल्ड प्रिजुडिसेस एंड एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। बोलता है कि उसमें एज लिमिट कोई ना हो कि किस एज का आदमी जो है वो एजुकेशन ले सकता है। और दूसरी बात कही कि जो वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न जैसे यूएसए, ठीक है, यूरोप और इन कंट्रीज में एजुकेशन सिस्टम चलता है, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में हो। वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वुड डिस्पैच ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1854 में आया। इट वाज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। सबसे पहला पॉलिसी मेजर हायर एजुकेशन सिस्टम में जो था वो वुड्स डिस्पैच था। इट रिकमेंडेड सेटिंग अप द 3 यूनिवर्सिटीज़, ने रिकमेंड किया कि इंडिया में 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए। कहाँ कहाँ पे, मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे, विच बर सेटअप इन 1857, और 1857 में ये खुली थी यूनिवर्सिटीज़। तो कहा, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मद्रास, कलकत्ता या बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ किस कमीशन के अंडर खुली, तो वुड्स डिस्पैच उसका नाम है। या वुड डिस्पैच के अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी खुली, या सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि मद्रास यूनिवर्सिटी किस कमीशन के अंडर खुली, तो दैट इज वुड डिस्पैच इन 1854। यूनिवर्सिटी खुली थी 1857 में। यह पूछा जा सकता है वुड्स डिस्पैच कब आया था, 1854 में। फिर हंटर कमीशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हंटर कमीशन 1882 टू 1883, इट एम्फेसाइज्ड द सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। इन्होंने बोला कि देखिए प्राइमरी एजुकेशन अलग की जाए और हायर एजुकेशन जो है वो अलग की जाए, मतलब ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। इट प्रपोज्ड दैट यूनिवर्सिटीज़ वुड हैव टू मैनेज द एफिलेटेड कॉलेज, और इस कमीशन के अंडर ये बोला गया कि यूनिवर्सिटीज़ को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपने अंडर कॉलेज एफिलेट कर सकती है और उनको गवर्न कर सकती है और मैनेज कर सकती है। फिर यूनिवर्सिटीज़ कमीशन आया 1902 में, 1902 में। लॉर्ड कर्जन वाज द फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट ए कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉर्ड कर्जन एक बहुत महान आदमी हुए हैं, ठीक है। पता है आपको क्या उन्होंने किया था इंडिया में, कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि लॉर्ड कर्जन किसके लिए फेमस हैं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन वाज द फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट ए कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर एक कमीशन अपॉइंट किया लॉर्ड कर्जन ने। ऑन जनवरी 27, 1902 द यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस रेलगे, ठीक है। सर थॉमस रेलगे के चेयरमैनशिप में जो है वो यूनिवर्सिटी कमीशन आया, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1904 में, ठीक है। और टू इंक्वायर, इसका पर्पज़ क्या था, टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्टस। क्या, पहली बात, एक तो कंडीशंस, दूसरी प्रोस्पेक्टस ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश्ड इन द ब्रिटिश इंडिया। प्रोस्पेक्टस का मतलब यहाँ पर्चे नहीं है जो हम एप्लीकेशन भरते वक्त बांटते हैं या लेते हैं। प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि क्या फ्यूचर में हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, और एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज़ की क्या कंडीशन है, भविष्य में क्या किया जा सकता है डेवलपमेंट के रूप में, और एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है, ये चीज़ पता करना जो था वो इस कमीशन का मेन पर्पज था।
किस टाइम पे? ब्रिटिश इंडिया के टाइम। एंड टू कंसीडर द रिपोर्ट अपॉन द प्रपोजल फॉर इम्प्रूविंग देयर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वर्किंग, और बोला कि वो इम्प्रूव करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन और वर्किंग को। कौन? यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कमीशन ने क्या बोला? द कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ए मच मोर स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ द कॉलेजेस बाय द यूनिवर्सिटी। क्या बोला? कि यूनिवर्सिटीज़ को अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रबंधन प्रक्रिया है, उसको जो है रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, दोबारा से ढंग से चालू करना पड़ेगा, तरीकाबद्ध काम तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट और सिस्टमेटिक वे में जो है सुपरविजन हो कॉलेजेस का बाय द यूनिवर्सिटीज़। एंड द इम्पोजिशन ऑफ मोर एग्जैक्टिंग कंडीशन ऑफ एफिलेशन, और जो कॉलेज हैं उनको एफिलेशन लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और स्ट्रिक्ट कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी पड़े। द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 पास्ड ऑन March 21 was formulated on the basis of the recommendation of the Indian University Commission 1902। जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 बना है, ठीक है, 21 मार्च को पास हुआ, वो किसके बेस पे बना? जो कमीशन आया था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, उसकी रिकमेंडेशन पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 बना था। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 किसके कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था। अच्छा, अब बात करें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप बाय स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर। जो हिंदुस्तान के स्वदेशी राष्ट्रीय नेता थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक काउंसिल बनाई, एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, विच डिवेल्प्ड इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी को पहले किस नाम से जाना जाता था? फॉर प्रोपोगेटिंग लर्निंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस एंड कल्चर अलॉन्ग विद मॉडर्न वैल्यूज एंड डेवलपमेंट इन ओन नेशनल लैंग्वेज, श्री रविंद्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश ए ग्रेट एजुकेशन सेंटर नेम्ड शांति निकेतन। क्या कहा? कि इंडियन वैल्यूज़ को, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, और अपनी नेशनल लैंग्वेज, जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें एजुकेशन लेने के लिए, और मॉडर्न वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? और जो सतीश मुखर्जी थे, उन्होंने डॉन सोसाइटी स्टार्ट की थी। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी 1913, दिस पॉलिसी रिकमेंडेड दैट द यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश फॉर ईच प्रोविंस। क्या कहा? कि हर प्रोविंस, हर राज्य में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया। द टीचिंग एक्टिविटी ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी एनकरेज्ड एंड दैट द कॉलेज लोकेटेड इन द मोफ्यूसिल टाउन्स शुड बी डिवेल्प, माफ़ कीजिएगा अंग्रेजी थोड़ी मेरी कमज़ोर है, टाउन्स शुड बी डिवेल्प्ड इनटू टीचिंग यूनिवर्सिटी इन ड्यू कोर्स। क्या बोलता है? कि टीचिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो कॉलेजेस लोकेटेड हैं वेरियस टाउन्स में, मतलब कॉलेजेस होने चाहिए वेरियस टाउन्स में, जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, और उनमें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के जो अंडर कोर्सेज आते हैं वो चलने चाहिए। फिर बात आती है सैडलर कमीशन 1917, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सैडलर कमीशन। आल्सो कॉल्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को पहले क्या बोला जाता था, या और किस नाम से जाना जाता है? इट रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम डिग्री कॉलेजेस। इसने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी काम किया था सैडलर कमीशन ने। इसने बोला कि जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसको डिग्री कॉलेज एजुकेशन से सेपरेट किया जाए, और बोला एंड सुजेस्टेड ए स्पेशल सिलेक्शन कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर। और क्या बोला? कि यूनिवर्सिटी के टीचर अपॉइंट करने के लिए एक स्पेशल सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। दो काम किए थे इसने, एक तो सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन विद डिग्री कॉलेजेस, और दूसरा बोला एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए। और इसको 10+2+3 सिस्टम भी बोला जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 1975 पे, इसी का जो है वो आगे इसी के बेस पे ये चीज़ आई थी एग्जिस्टेंस में, 10+2+3। इसके बाद बात आती है सैडलर कमीशन की, ठीक है। इसी के कंटिन्यूएशन में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन सुजेस्टेड द
सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इसी के अंडर जो काम करता था। और इन्होंने बोला कि एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है एजुकेशन का होना चाहिए, और ये 1920 में बनाया गया, बट 1923 में इसको फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण जो है वो अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, एजुकेशन वाज मेड ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। एजुकेशन को बोला कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मतलब अपने राज्य का सब्जेक्ट है, और अपना राज्य, एक राज्य जो है इसके रिलेटेड जो है एजुकेशन से रिलेटेड अपने राज्य में क्या करना है वो डिसीजन लेगा, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। सो एज टू मिनिमाइज द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम, और इससे क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल था वो कम हो गया एजुकेशन सिस्टम में। Hartog Committee 1929, the committee focused on improving the quality and standard of university level education। इस कमेटी का क्या फोकस था, इसने फोकस किया कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। इट अगेन रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ CABE, जो हमने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन पीछे पढ़ा, उसको इन्होंने बोला कि ये होना चाहिए, इसको सेट किया जाए, ठीक है, ये बनाया जाए। और ये 1935 में दोबारा बना, जो 1923 में जो था वो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण एबॉलिश कर दिया गया था, और ये आज तक जो है वो एग्जिस्टेंस में है। इसके बाद सप्रू कमेटी आई, तो सप्रू कमेटी अपॉइंटेड इन 1934 बाय यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, ये बहुत बड़ा लार्जली प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में जो था सबसे बड़ा प्रोविंस था उस टाइम, और 1934 में ये कमेटी अपॉइंट की गई वहाँ पे। इसका काम क्या था, गवर्नमेंट टू प्रोविंस गवर्नमेंट टू इंक्वायर इनटू द काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन यूपी, कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट में के क्या कारण है, किस वजह से जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन कॉमनली प्रिविलेंट प्रिपेयर्ड पीपल ओनली फॉर एग्जामिनेशन, की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करवाने के लिए तैयार करता है, कि आगे एग्जाम पास हो जाएं बस, और डिग्री देने का काम करता है, जबकि लाइफ के ऊपर और एक क्या कहें कि मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही है, और मतलब बच्चा कुछ अर्न कर सके इस तरह की एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऑबर्ट वुड रिपोर्ट 1937 में आई, इट प्रपोज्ड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल, कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए। It also recommended vocational training through polytechnicals and setting up of vocational teaching training colleges, कि vocational teaching training colleges खोले जाएं और polytechnicals जो हैं वो खोले जाएं। फिर वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937, इट इज़ आल्सो नोन एज नई तालीम के नाम से भी इसको जाना जाता है। वारदा स्कीम को बेसिक एजुकेशन बोला जाता है, बुनियादी तालीम बोला जाता है, बेसिक शिक्षा बोला जाता है, ठीक है। द स्कीम इज़ एन आउटकम ऑफ फिलोसफी ऑफ गांधी जी, ये गांधी जी की फिलोसफी की आउटकम थी, उसका प्रारूप थी या उसके बेस पे बनी थी। इट वाज गिवन ए डेफिनेट शेप बाय द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने उनकी चेयरमैनशिप के अंडर जो कमेटी बनी थी उसने एक अच्छी इसको शेप दी, और मतलब उसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैंस नीड, इसने क्या बोला इस एजुकेशन सिस्टम ने या स्कीम ने, कि इंसान की जो बेसिक नीड है उनको फुलफिल कर ले वो खुद से अपने लेवल पे, इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। बेसिक नीड्स में बायोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो बताई गई हैं। और वारदा कमेटी ऑफ स्कीम 1937, इसमें क्या और बोला कि ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ होल मैन, की मानव की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की। ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने क्या एम्फेसाइज किया, किस पे फोकस किया, कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, और यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए फॉर द एज ऑफ 7 to 14, ठीक है, सबको शिक्षा होनी चाहिए। एंड ऑल्सो दैट एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन वंस मदर लैंग्वेज, और बोला कि एजुकेशन जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद सार्जेंट रिपोर्ट आई 1944 में, इसको पोस्ट बार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है स्कीम को, और इसने क्या रिकमेंड किया कि UGC होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होना चाहिए, और प्रपोज्ड ए 3 year डिग्री कोर्स, और इसने बोला कि एक 3 year डिग्री कोर्स
होना चाहिए। ये था जी प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम कैसा था इंडिया में, उसके बारे में। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई होंगी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा लंबा चला गया वीडियो, लेकिन इसको एक ही फेज़ में ख़त्म किया जा सकता था। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें द सांख्यान स्टडीज़ को एंड सांख्यान स्टूडियो को। कोई क्वायरी होती है यू कैन मेल मी ऑन sksankhyan666@gmail.com और कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी बोथ आर अवेलेबल ऑफ नोट्स। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।